तो सबसे पहले बात उस खबर की कर लेते हैं जिसने देर रात देश को सकते में डाल दिया। बीती रात 1:57 पर धरती कांप उठी। पड़ोसी देश नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। भूकंप का जो एपिसेंटर था वो नेपाल के अच्छम में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। भारत के 5 राज्यों यानी यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड की धरती में कंपन हुई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप आने के बाद #अर्थक्वेक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। आधे घंटे में करीब 20,000 ट्वीट किए गए। लेकिन इस समय राहत की बात यह रही कि भारत में जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं आई है। आपके सामने 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो देर रात कांप उठी धरती, 6.3 तीव्रता का भूकंप, लेकिन अच्छी बात है जान माल का कोई नुकसान नहीं। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद राहत सी लगी थी जैसा होता है अर्थक्वेक में, तो वही। कॉफी पी रहा था रिसेंटली एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है। तो हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा। हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस है, तुम लोग ऑटो से निकल के भाग गए। हम लोग ऑटो चला रहे थे, ऑटो साइड करके तुरंत भाग गए। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। हम लोग रात में जो है स्टडी कर रहे थे, उसी समय टेबल थोड़ा सा हिला, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और अधिकतर लोग जो है रात में सो रहे थे, तो पता नहीं चला। फिर सुबह हम लोग जब पार्क में घूमने आए, विश्वविद्यालय में घूमने आए, तो लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि रात में जो है करीब 2 बजे के करीब भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। हम लोग रात को करीब 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, तभी 10 मिनट बाद ही जो कि भूकंप के झटके हल्का से लगे, तो हॉस्टल में सुबह एक चर्चा का विषय बन गया। देखिए, भारत के 5 राज्यों की धरती में कंपन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस भूकंप के बाद भारत में सब कुशल मंगल है। लेकिन साल 2022 में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, भारत में जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने के भीतर 948 भूकंप आए, यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप के झटके आए। लेकिन वैभव, यहाँ राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कम तीव्रता के भूकंप थे, लेकिन 240 बार रिक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता के ऊपर भूकंप थे, यानी 240 बार लोगों को धरती के कांपने का पता चला। बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर 4 तीव्रता के नीचे भूकंपों का पता नहीं चलता, बहुत कम होता है ये आंकड़ा। जिन भूकंपों की कंपकपी महसूस होती है वो 4 से ऊपर के होते हैं। इस साल सबसे ज्यादा तीव्रता के जो 2 भूकंप आए हैं वो बीती रात यानी नेपाल में आया, यानी 6.3 तीव्रता का भूकंप, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 441 किलोमीटर दूर उत्तरी सुमात्रा में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। बिल्कुल, और अंडमान निकोबार द्वीप में आए भूकंप का झटका दक्षिणी भारत तक महसूस हुआ था। देखिए, आमतौर पर 5 तीव्रता के ऊपर के भूकंपों का जो झटका होता है वो 10 मिनट में 500 किलोमीटर की दूरी तक फैल जाता है। बिल्कुल, और देखिए, अब बात उन खबरों की कर लेते हैं जिनमें हमारे आपके लिए शुभ समाचार छुपा हुआ है।
अंतरिक्ष की दुनिया सबको लुभाती है। यही वजह है कि हाल ही के सालों में अंतरिक्ष में सैर सपाटे का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ा है। लेकिन स्पेस की सैर इतनी महंगी है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अब भारत की एक कंपनी ने अंतरिक्ष की सैर का जो सस्ता फॉर्मूला है वो खोज निकाला है। ये कंपनी गुब्बारे के जरिए पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने की तैयारी कर रही है। तो क्या है अंतरिक्ष में सैर सपाटे का ये प्लान, चलिए आपको बताते हैं। विदेशी स्पेस टूरिज्म तो आपने खूब देखा, पढ़ा, सुना और जाना होगा, लेकिन अब देसी स्पेस टूरिज्म के लिए हो जाएं तैयार। अगर आप सस्ती, सुंदर, टिकाऊ अंतरिक्ष यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी आई है। एक भारतीय कंपनी आपको कराने वाली है अंतरिक्ष का सैर सपाटा। बस 50 लाख रुपए दीजिए और 1 घंटे अंतरिक्ष में घूमिए। अंतरिक्ष की सैर के लिए अब आपको एलन मस्क या जेफ बेजोस की कंपनी को करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 3 साल इंतजार करना है। उसके बाद आप भारतीय स्पेस कंपनी के कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल एलन मस्क के स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह ही एक भारतीय कंपनी भी स्पेस टूरिज्म की तैयारी कर रही है। मुंबई की निजी भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको अंतरिक्ष घुमाने वाली है। स्पेस और इस प्रोजेक्ट पर इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक वो बैलून और कैप्सूल के जरिए लोगों को स्पेस की सैर कराएगी। 2025 तक लॉन्चिंग का प्लान है। टिकट की कीमत 50 लाख रुपए के करीब हो सकती है। इस देसी स्पेस टूरिज्म का नाम स्कैप 1 है। इसी प्रोजेक्ट के तहत बैलून से जुड़े कैप्सूल से स्पेस में यात्री भेजे जाएंगे। इस देसी स्पेस टूरिज्म योजना के लिए जो स्पेस कैप्सूल बनाया जा रहा है वो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इसे एक गुब्बारे की मदद से ऊपर ले जाया जाएगा। बैलून कैप्सूल को 35 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा। टूरिस्ट पूरी तरह अंतरिक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे जहां अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा दिखाई देगा। कैप्सूल को नीचे लाने के लिए पैराशूट का सहारा लिया जाएगा। कंपनी की माने तो एक बार में 6 यात्री 1 घंटे तक स्पेस में सैर सपाटा कर पाएंगे। इस कैप्सूल में लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होंगे। इसे अंतरिक्ष में छोड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। का जो कॉस्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली $62,000 रहेगा, अराउंड 50 लाख रुपीज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम चाहेंगे इसको और कम से कम करें। फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वे ऑफ स्पेस टूरिज्म है। इसमें काफी चैलेंजेस भी आ सकते हैं, डेफिनेटली है, बिकॉज ये काफी नया है। हालांकि कंपनी ने देसी स्पेस टूरिज्म के लिए टिकट की कीमत अभी तय नहीं की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 घंटे के स्पेस टूर के लिए एक टिकट की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास होगी। कंपनी ने 2025 तक स्पेस टूरिज्म की लॉन्चिंग के लिए 2 साइट्स चुनी हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश या कर्नाटक से कंपनी देसी स्पेस टूरिज्म को लॉन्च कर सकती है। तो एक तरफ जहां दुनिया की दिग्गज कंपनियां स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की सैर के लिए मुंह मांगे दाम वसूलती है, वहीं देसी कंपनी बहुत कम पैसे में अंतरिक्ष में सैर सपाटा कराने वाली है। जाहिर है इससे स्पेस टूरिज्म भारत आने के लिए प्रेरित होंगे और देसी स्पेस टूरिज्म को बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने के लिए दुनिया की 3 स्पेस कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है। हम आपको बताते हैं कि वो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं और इन कंपनियों ने कैसे अंतरिक्ष को सैर सपाटे की जगह में तब्दील कर दिया। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने वाली पहली कंपनी रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली फ्लाइट 11 जुलाई 2021 को स्पेस में उड़ान उसने भरी थी। लोगों को स्पेस में घुमाने फिराने ले जाने वाली दूसरी कंपनी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन की पहली फ्लाइट 20 जुलाई 2021 को स्पेस में गई थी। बिल्कुल, देखिए, स्पेस में सैर कराने वाली तीसरी कंपनी जो है एलन मस्क की है। एलन मस्क की स्पेसएक्स के जरिए यात्री जो है 15 सितंबर 2021 को अंतरिक्ष में गए थे। बिल्कुल, और इन कंपनियों के बाद चीन सहित कई दूसरे देश भी स्पेस टूरिज्म से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जिन कंपनियों के नाम हमने आपको बताए हैं वो स्पेस टूरिज्म के लिहाज से बहुत महंगे हैं। इन कंपनियों के प्रोजेक्ट जो है इनके जरिए अंतरिक्ष में घूमना फिरना काफी महंगा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक स्पेस के सैर का खर्च कितना है। देखिए,
तो सबसे महंगा टिकट जो है स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स से अंतरिक्ष जाने की कीमत जो है $55 मिलियन है, यानी करीब 450 करोड़ रुपए। स्पेस एक्स के जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। ब्लू ओरिजिन की टिकट की कीमत की अगर हम बात करें वैभव, तो $1.25 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए है। बिल्कुल। और देखिए $28 मिलियन करीब 230 करोड़ रुपए देने पर आप जेफ बेजोस के बगल में बैठ सकते हैं। जी हाँ, ये विशेष मौका है। बिल्कुल। और वर्जिन गैलेक्टिक के एक टिकट की अगर हम कीमत की बात करें तो वो है $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ 67 लाख रुपए। ऐसे में अब भारतीय कंपनी स्पेस ऑरा कम कीमत में अंतरिक्ष में घुसने जा रही है। बिल्कुल सरगम। देखिए, और अब भारतीय सेना के लिए आई एक गुड न्यूज की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष की खबरें तो तमाम हो गई। देखिए, भारतीय सेना लगातार अपने सैनिकों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं में लगातार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस ओर जोर देते हैं। इसी कड़ी में शुभ समाचार ये है कि देखिए, हमारी सेना को अब नए मॉडर्न और अति सुरक्षित सुरक्षा कवच मिलने जा रहे हैं। जी हां, और मजबूत हो जाएगी हमारी सेना। सेना जो है 47,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की तैयारी लगातार कर रही है। और इन 47,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए सेना ने एक टेंडर भर दिया है। इस खरीद का उद्देश्य सैनिकों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। सेना के ये सुरक्षा कवच यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो एक तय 47 असॉल्ट राइफल्स के बुलेट्स से सैनिकों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। AK-47 की गोलियां झेलने में सक्षम है, तो सोच लीजिए कितनी मजबूत ये सुरक्षा कवच होने जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें, सेना ने करीब 15,000 बुलेट प्रूफ सैनिकों की आपातकालीन खरीद को भी मंजूरी दे दी है। यानी आत्मनिर्भरता का जो सपना है वो और आगे सफलता की ओर कदम बढ़ते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। अब बात वायुसेना की कर लेते हैं, जिसके जाबाज परिंदे इन दिनों जोधपुर के आसमान में हवा से बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस ओर नजर टेढ़ी करना भी आप सोचा तो अंजाम बुरा होगा। असल में यहां भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं हवा में एक दूसरे के साथ युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को ये बता रही हैं कि अगर युद्ध का संकट आ जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बारीकियों का ख्याल रखना है। इसी खास मौके पर दोनों वायुसेनाओं के चीफ ने भी राजस्थान पहुंचे और अभ्यास किया। एक साथ 11 लड़ाकू विमान 1 घंटे तक पाकिस्तान में हड़कंप। जोधपुर एयरबेस पर इस धमक से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जरूर कांपा होगा। असल में 1 घंटे तक इन 11 लड़ाकू विमानों की आवाजें उसकी सीमा के पास गूंजती रही। इनमें राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान शामिल रहे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राफेल, जबकि फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के प्रमुख स्टीफन मील ने सुखोई 30 में को पायलट के तौर पर उड़ान भरी। हर एक्सरसाइज के साथ कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती जाती है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटिंग बढ़ते हैं। पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले इस एक्सरसाइज में हमारे 4 फ्लीट्स पार्टेक कर रहे हैं। रफाल हैं, सुखोइज हैं, जैगुआर्स हैं और LCA भी हैं पहली बार। और हमारे साथ फ्रांस का टैंकर एयरक्राफ्ट भी है जो MRTT है। तो हर एडिशन में हम थोड़ा थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाते हैं और एक्सपीरियंस इससे बढ़ता रहता है। असल में इन दिनों यहां भारत और फ्रांस की वायुसेना एक साथ अभ्यास कर रही है। ये अभ्यास 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 12 नवंबर यानी शनिवार तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास को गरुड़ 7 नाम दिया गया है। इसमें भारत के 250 जबकि फ्रांस के 220 जवान शामिल हैं। इसी अभ्यास के दौरान हवा में लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरने की भी प्रैक्टिस की गई।
this type of exercise, at the end of the week, we are able to understand each other during the flight. So this is very important. जोधपुर एयरबेस काफी पुराना है और इसे पश्चिमी सीमा का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। इस वजह से युद्धाभ्यास के लिए जोधपुर को चुना गया। वैसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये 7वां अभ्यास है। सबसे पहला युद्धाभ्यास 2003 में ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। Overall, I think it would have been a proud moment for both the services to host the chiefs for this exercise today, and also a proud moment for the Indian Air Force because the chief of the French Air and Space Force flew in a Su-30 MKI of the Indian Air Force. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट एक दूसरे से काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के पायलट काफी समय से राफेल उड़ाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बारे में वो भारतीय पायलटों को काफी बारीक जानकारियां दे सकते हैं। जैसे जब लड़ाकू विमान 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हो तो उसमें कैसे आसानी से फ्यूल भरा जा सकता है। नंबर 1 है इंटरऑपरेबिलिटी और लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स भी रफाल उड़ाते हैं, काफ़ी सालों से हैं। उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश किए हुए हैं पिछले 10-15 साल में। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस से हमें मौका मिलता है उनसे सीखने का कुछ कि किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस जहाज को। और इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में जब बात करें, कितनी आसानी से हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पायलट्स अभी फ्रेंच टैंकर के साथ रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह की हर एक एक्सरसाइज में कुछ न कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और हमारे इस एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हुए हमारी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। एक तरफ जोधपुर एयरबेस पर भारत हवा में फ्रांस के साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर अगले हफ्ते ही अमेरिका उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास के लिए आने वाला है। यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशों का सामना करने के लिए भारत ने हर तरह से अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात राम की नगरी अयोध्या की कर लेते हैं। देखिए, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें अब अयोध्या वैदिक मंत्रों से भी गूंजने वाली है। जी हां, अयोध्या में रामलला को स्थायी, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने तक चारों वेदों का पाठ जो है लगातार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की एक संस्था ने इसका शुभारंभ किया। देखिए, ये है सरयू की बहती धारा में गूंजती रामधुन की अयोध्या। ये है भगवान राम की अयोध्या। देश में करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब वो अपने आराध्य रामलल्ला को उस भव्य मंदिर में विराजते देखेंगे। अयोध्या में रामलल्ला के अस्थायी, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने तक चारों वेदों का पाठ किया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान के लिए वैदिक आचार्यों की टोली बनाई गई है, जो अगले 15 से 16 महीनों तक वेदों का पाठ करेंगे। ये अनुष्ठान रामलल्ला के अस्थायी मंदिर से भव्य मंदिर में विराजमान होने तक जारी रहेगा। कुछ व्यक्तियों की एक संस्था है, वो पूना बेस्ड है। उनकी इच्छा थी कि जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो तब तक यहाँ रोज वेद मंत्रों का पारायण हो। एक अच्छा काम था, हमने उसे स्वीकार कर लिया। 15 दिन के लिए एक टोली आती है, 15 दिन बाद टोली बदल जाएगी। अभी पूना जिले के लोग हैं, 8 लोग हैं। 2-2 लोग चारों वेदों के मंत्रों का पारायण कर रहे हैं, कुछ सवेरे कुछ शाम को, और ये लगभग 15 से 16 महीने तक निरंतर चलेगा। रामलल्ला के भव्य मंदिर में विराजने से पहले इस वैदिक मंत्रोच्चार का शुभारंभ महाराष्ट्र की एक संस्था ने किया है, जिसमें 8 लोगों की टोली बनाई गई है। एक टोली 15 दिनों के लिए अयोध्या में रहेगी और चारों वेदों का पाठ करेगी।
15 दिन बाद ये टोली वापस चली जाएगी और दूसरी वैदिक आचार्यों की टोली आकर इनकी जगह ले लेगी। इसके बाद इंतजार उस भव्य दिन का होगा जब रामलल्ला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लगातार जारी है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं हवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इन सबके बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल्स को फिर से उनको खोल दिया गया है। सुबह से ही बच्चे राजधानी की सड़कों पर अपने स्कूल जाते हुए नजर आए। आज हवा थोड़ी साफ भी नजर आ रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। आपको पता है, बीते हफ्ते शनिवार और रविवार को वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों पर लगे जो सभी पाबंदियां हैं उनको वापस लेकर 9 नवंबर से कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली की सुबह की ताजा तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों की शानदार ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी आज ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। प्रदूषण के गंभीर होते असर के कारण पिछले हफ्ते प्रशासन ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्देश दिया। दिल्ली और एनसीआर के लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली है। प्रदूषण के खात्मे के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक मास्टर प्लान सामने आया है। इस फॉर्मूले के जरिए दिल्ली से पराली वाला प्रदूषण जो है पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। स्क्रैप 4 की पाबंदियां हटते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए कई जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि हर साल दिल्ली और एनसीआर के लोगों को ऐसे ही प्रदूषण की मार से बेहाल होना होगा। क्या इसके चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है? तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मास्टर फॉर्मूले में छुपी हुई है, जिससे राजधानी दिल्ली से पराली वाला प्रदूषण छूमंतर हो जाएगा। अगले 2 से 3 महीनों में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमेन तैयार करने के लिए किया जाएगा। ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है। CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और वो पराली से वो बायो बिटुमेन बना रहे हैं लिक्विड का। उसमें उसका ग्रेडेशन बिटुमेन के ग्रेड का है। तो मैंने बोला जितना बनाऊंगे उतना मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो पराली इज अ वेस्ट मटेरियल और उससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायो बिटुमेन बनेगा तो कितना फायदा होगा। इंडियन ऑयल ने एक प्लान डाला है कि वो पराली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन पर डे बना रहे हैं। केंद्र सरकार पराली का बेहतर और कारगर इस्तेमाल करने में लगातार जुटी है। पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाया जा रहा है। इससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती हैं। इसके लिए हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना लगाई है। इसके जरिए वहां पराली से रोजाना 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। अब इस बिटुमेन को सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये सफल रही तो अगले साल तक पराली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का समाधान निकालने के लिए लगातार जुटी हुई है। ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के सटे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। काम इतनी तेजी से चल रहा है कि 2024 के अंत से पहले भारत का सड़क ढांचा अमेरिका के सड़क ढांचे के बराबर होगा। वो दिल्ली का ऐसा है कि दिल्ली का जो रिंग रोड बना है पेरिफेरल, हमने वो 8 जगह रेलवे क्रॉस करती है। तो हमने कहा कि ये 8 जगह पर हम लोग कंटेनर डेपो बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। फिर दिल्ली का होलसेल मार्केट, सीमेंट, स्टील, पेंट, सब हार्डवेयर, क्लॉथ मार्केट सब दिल्ली के बाहर पेरिफेरल रोड पर ले जाएंगे। सब्जी का, फूलों का, किराने का। तो दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा और जितना माल है उतना दिल्ली में आएगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसा मैंने तैयार किया है, मैंने एलजी साहब को भी प्रेजेंटेशन दिया।
प्रदूषण के खात्मे का गडकरी प्लान तैयार है। बस जरूरत है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसानों को मिलकर प्रयास करने की, क्योंकि सवाल सेहत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कश्मीर की कर लेते हैं, जहां के केसर की जो महक है अब देश और दुनिया तक महसूस की जा रही है। घाटी में केसर की फसल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जीआई टैगिंग की शुरुआत की है, जिससे न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा होगा, बल्कि कश्मीर के केसर को दुनिया में एक नई पहचान भी मिल सकेगी। इससे केसर के निर्यात को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं घाटी में उगते सोने की। ये तस्वीरें हैं किसानों के चेहरे पर बिखेरती खुशहाली की। ये तस्वीरें हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध कश्मीरी केसर की। कश्मीर के खेतों में खिलखिलाते केसर की ये फसल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस साल घाटी में केसर की बम्पर पैदावार देखने को मिल रही है। इस साल केसर की खेती में 30% बढ़ोतरी देखी जा रही है और किसान इसे प्रकृति का वरदान मान रहे हैं। सैफरान या कैसर दुनिया में सोने के बाद सबसे महंगी चीज मानी जाती है। दरअसल 1 किलोग्राम कैसर को जमा करने के लिए ऐसे 18,000 फूल जरूरत पड़ते हैं और इन 18,000 फूलों से इस तरह के रेशे जमा करने के बाद ही 1 किलो सैफरान हासिल होता है। घाटी में केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की खुशी दोगुनी करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जीआई टैगिंग की शुरुआत की है। जीआई टैग से असल और नकल के बीच फर्क होता है। असल केसर ही देश के बाजारों में पहुंचता है, क्योंकि अक्सर हमें बाजार में नकली केसर देखने को मिलता है। किसानों को उम्मीद है कि केसर को जीआई टैग मिलने से न केवल केसर के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों के आय में भी इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर में उगने वाला सैफरान दुनिया में अपनी क्वालिटी और अपने ऑयल कंटेंट के लिए माना जाता है। यही कारण है कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कश्मीरी सैफरान की बहुत मांग है। केसर की खेती और कटाई जम्मू कश्मीर के करेवास में की जाती है। कश्मीर में केसर को समुद्र तल से 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जो इसे दुनिया भर के केसर से अलग करता है। और अब भारत एकमात्र ऐसा केसर उत्पादक देश बन गया है जिसे जीआई टैग सौंपा गया है। अब जम्मू कश्मीर सरकार सैफरान की खेती को और बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ किसानों को तरह तरह की स्कीमें दे रहा है, बल्कि साथ ही साथ अब सैफरान फेस्टिवल का आयोजन भी हर साल होता है, जो नवंबर के महीने में पामपुर में इन सैफरान के खेतों में आयोजित होता है। और उसका मकसद होता है कि कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और पर्यटकों को भी कश्मीर के सैफरान के बारे में जानकारी मिले। अशरफ वानी, श्रीनगर। देखिए, इस साल दिवाली के त्योहारी सीजन में जोरदार कारोबार से उत्साहित दिल्ली समेत देश भर के व्यापारी अब एक दूसरे सीजन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दरअसल नवंबर देव उठनी एकादशी से 40 दिनों तक शादियों का पहला चरण जो है शुरू हो गया है, जिसमें देश भर में लगभग 32 लाख शादियों होने का अनुमान है और इस सीजन में लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए के अधिक कारोबार होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दिवाली का सीजन खत्म। अब शादियों के सीजन की बात। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से दिवाली के दिनों में रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ, अब व्यापारी देव उठनी एकादशी को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त हैं और उनको लगता है कि बहुत बड़ा कारोबार होने वाला है। कोरोना काल में एक तरह से ये वरदान होगा उनके बिजनेस के लिए, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी के बाद एक दौर आता है जब दिल्ली में साया काफी ज्यादा होता है, मुहूर्त ज्यादा होता है। ऐसे में ज्यादातर लोग इस मुहूर्त के दौरान अपनी शादियों को अंजाम देते हैं, शादियों को करते हैं।
दिवाली के सीजन में नोटों की बरसात हुई, कारोबार और कारोबारियों की बल्ले बल्ले हो गई। अब व्यापारियों की नजर शादी के सीजन पर है। दरअसल हिंदुस्तान में शादियों का काफी महत्व है। इस दौरान लोग दिल खोलकर खर्चा करते हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर के व्यापारी शादियों के सीजन की बिक्री में जुट गए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक सर्वेक्षण के मुताबिक शादी की खरीदारी और अन्य चीजों के माध्यम से लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये रुपए देश में लगभग 32 लाख से ज्यादा शादियों के आयोजन से आने वाला है। अकेले दिल्ली में 3.5 लाख शादियों का अनुमान है। अवधि में लगभग उम्मीद की जाती है कि देश में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसके कारण से लगभग 3,75,000 करोड़ का कारोबार होगा। अकेले दिल्ली में ही लगभग 3.5 लाख शादियां होंगी, जिससे लगभग 75,000 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना दिखाई देती है। दरअसल तारों की गणना के अनुसार नवंबर महीने में 20, 21, 24, 25, 27, 29 और 30 नवंबर को शादी की तारीखें हैं, जबकि दिसंबर के महीने में 4, 5, 7, 8, 9 और 14 दिसंबर शादियां कराने के सबसे उपयुक्त दिन हैं। उसके बाद एक महीने तक शादियों का शुभ मुहूर्त नहीं होगा। फिर 14 जनवरी से शुभ दिन शुरू हो जाएंगे। इस वर्ष नवंबर माह में 20, 21, 24, 25, 27, 28 एवं 30 नवंबर को विवाह के सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7, 8 एवं 9 दिसंबर एवं 14 दिसंबर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विशेषकर विवाह मुहूर्त संपूर्णता से संपादित किए जा सकते हैं। विवाह के लिए शुभ तारीखें सामने हैं, तो इसके लिए कारोबारियों ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, क्योंकि शादियों के सीजन से पहले घरों की मरम्मत और घरों की रंगाई पुताई का बड़ा कारोबार होता है। इसके अलावा ज्वेलरी, साड़ी, लहंगा चुन्नी, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, जूते, शादी के ग्रीटिंग कार्ड का भी कारोबार होता है। इसके अलावा पत्ते, सूखे मेवे, मिठाइयां, फल, पूजा की वस्तुएं, किराना, खाद्यान्न, सजावट के सामान, घर की साज सज्जा की वस्तुएं, बिजली का उपयोगी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपहार में देने वाली अनेक वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। सामान खरीद के अलावा टेंट डेकोरेटर, फूलों की सजावट, क्रॉकरी, खान पान सेवा, यात्रा सेवा, कैब सेवा, सब्जी विक्रेताओं, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, बारात के लिए घोड़े, वैगन, लाइट, इवेंट मैनेजमेंट सहित कई तरह की और सेवाओं के जरिए भी बड़ा बिजनेस होता है। राजधानी के तमाम व्यापारी, कारोबारी और शादियों के सीजन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, वह इस वक्त को देख रहे हैं कि वह उनके लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।